जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा पुराना चैनल जो अध्ययन केंद्र था वो हैक हो चुका है। तो कुछ इसके बारे में हम ब्रीफली बता देते हैं कि कैसे हैक हुआ है। आप लोग भी थोड़ा अलर्ट रहना और थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जितना हो सके इसको शेयर करो, क्योंकि डाटा जो मेरे पास था पूरा अवेलेबल ही है और जितना हो सके मैं फास्ट में सारे वीडियो इस पर अपलोड कर देता हूँ जब तक कि वो चैनल आपका शुरू ना हो जाए। अब आपको मेरा पुराना चैनल कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा। कोशिश कर रहा हूँ कुछ दिनों में ये चैनल हमारा ठीक हो जाएगा। अगर हम बात करें कि हैक किस प्रकार हुआ था तो वो भी देख लो। हैक के लिए तो एक मेल आया हुआ था, क्या था डिटेल वो हम कुछ देर बाद बताएंगे, मीन्स अगले वीडियो में बता पाएंगे। ये डेस्कटॉप वही है जिसने मुझे हैक किया था, मेरे चैनल को हैक किया या मेरे डिवाइस को हैक किया था। ये एक यूएसए बेस्ड कंपनी थी या हैकर का कोई टीम था जो इस सिस्टम का यूज़ कर रहा था। किस प्रकार से किया था, तो मैंने अपने जीमेल पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर रखा था, फिर भी उन्होंने कर लिया। पहले उसको टर्न ऑफ किया, मेरे मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। फिर उसने मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, फिर ईमेल जो रिकवरी मेल होता है आप लोग लगाते होंगे वो चेंज कर दिया। साथ ही 2 स्टेप वेरिफिकेशन को फिर से ऑन कर लिया, पहले ऑफ किया फिर ऑन किया, सब कुछ चेंज करने के बाद। और फिर उसने पासवर्ड चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया। नाम उसने रख दिया था टेस्ला सीईओ और फोटो लगा दिया था इलोन मस्क का, जो स्पेस एक्स के ओनर है, उनका फोटो लगा दिया गया था। मेरा चैनल मीन्स उस ईमेल आईडी से मैं 3 चैनल एक्सेस कर रहा था। जो सबसे मेरा पुराना चैनल ये था अध्ययन केंद्र, इस पर मैं आपको जीके का वीडियो या जीएस का वीडियो पढ़ाता था। और ये मैंने स्टार्ट ही किया था मैथ का, अध्ययन केंद्र मैथ, जहाँ सगीर अहमद का मैथ और एकेडमिक मैथ चल रहा था। तो ये चैनल पूरी तरह से मीन्स ना तो इस पर किसी सब्सक्राइबर को वीडियो शो हो रहा है, ना ही ये मुझे दिख रहा है। जैसे कि मैंने फोटो दिखाया अब वो इस प्रकार का हो गया है। और अगर अध्ययन करें मैथ की बात करें तो इसमें आपको मैथ का वीडियो दिख रहा होगा, पर ये मेरे एक्सेस में नहीं है। मैं इस पर अभी कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं, ना ही वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। पर जितना वीडियो है आप उसको देख सकते हो, कमेंट भी आप लोग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप लोग इस पर। तो अभी आप लोग मेरे लिए कर सकते हो कि ट्विटर पर जितना हो सके मीन्स @अध्ययन केंद्र और @टीम यूट्यूब करके है, उसको आप ट्वीट करो, यानी तो मेरे ट्वीट को ही रिट्वीट करो और कमेंट में कुछ लिखो, ताकि कुछ यूट्यूब एक्शन ले और फास्ट में मेरा चैनल रिकवर हो जाए। मैंने जितना कोशिश करना था मैंने बहुत कोशिश किया ताकि वो चैनल फिर से रिवाइज हो जाए, क्योंकि 3 साल का मेहनत था और यह करने 1 मिनट या 1 घंटे में क्या कर दिया, उसको साफ कर दिया। ओके, तो जितना हो सके शेयर कीजिए। मैं बहुत तेज़ी से कंप्लीट करना चाहता हूँ कि सारे बुक आपके कंप्लीट हो जाए। जो भी वीडियो था मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो बार बार रिपीट यही कर रहा हूँ कि जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा इनकरेज हो, क्योंकि समझ सकते हो 3 साल का जो मेहनत होता है ना, चला जाए तो कितना डिसअपॉइंटेड होता है सब। तो मेरा सब भी वही है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे वीडियो देखिए, तब तक के लिए फिर से जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ेंगे द एम पब्लिकेशन का रिमाइंडर सामान्य ज्ञान, जिसमें हमारा चल रहा है संविधान, और आज हम पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध। पहला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित होता है? कनाडा। केंद्र और राज्य के बीच में संबंध का जो अंतर है या डिवीज़न है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अच्छा, एक और बताना था कि मैं रेगुलर बेसिस पे कम्युनिटी पे मीन्स अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो स्लाइड करना, पहला तो होता है आपका होम, फिर होता है प्लेलिस्ट, फिर वीडियो, ऐसे करके आता है, कम्युनिटी आता है, ठीक ना। उसमें मैं डेली एक क्वेश्चन अपलोड करता हूँ जो इंपॉर्टेंट होता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, पूछे गए प्रश्न होते हैं, वह मैं अपलोड करता हूँ। तो उसको जरूर टिक कीजिए और टिक करने के बाद आंसर जरूर देखिए जो कमेंट बॉक्स में लिखा रहता है। मैं जिसको लाइक कर दिया हूँ मीन्स हार्ट का वो सिंबल आता है, तो समझ लो वो आंसर सही है, ठीक ना। तो इससे आपका थोड़ा जीके इंप्रूव होगा। और आंख बंद करके, ऐसा नहीं कि जिस पे अधिक टिक है उस पर टिक कर देना, तब बहुत चांस है गलती होने का, ठीक है ना। तो जो आता हो उसके अकॉर्डिंग ही टिक करना। चलो आते हैं प्रश्न पे। किसका अनुसरण करते हुए भारत का संविधान राज्यों का संघ शब्दावली का प्रयोग करता है? सोवियत संघ। जहां भी सोवियत संघ हो मीन्स रसिया होता है, यूएसएसआर, ठीक ना। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है, ये लिया गया है सोवियत संघ से। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? सूची का बंटवारा मीन्स कौन कौन सा सूची है? 3 सूची है। पहला है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था कहाँ से ली गई है? 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था वहाँ से। भारतीय संविधान का 2/3 पार्ट जो है मीन्स इतना हिस्सा जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। प्रश्न अगर कभी ये आ जाए कि भारतीय संविधान का सबसे अधिक कहाँ से लिया गया है, तो 1935 भारत सरकार अधिनियम से।
सरकरिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का बंटवारा। सरकरिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का बंटवारा। केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित किया गया? तमिलनाडु, 1971 में। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य को कितने सूची में बांटा गया है? 3 सूची में, वही संघ सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। संघ और राज्यों में विधायी संबंधों का संचालन किस सूची के आधार पर किया जाता है? तीनों सूची के आधार पर। एक चीज याद रखो, जहां भी वो समवर्ती सूची आता है उसका मतलब ये हुआ कि वो संघ और राज्य दोनों के अधीन है। जैसे शिक्षा का अधिकार क्या है? वो दोनों के अधीन है, मीन संघ और राज्य दोनों के अधीन, तो उसको हम समवर्ती सूची में रखते हैं। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार क्या है? जो केंद्र के पास है, अवशिष्ट अधिकार है केंद्र के पास। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? संघीय संसद को। संघीय मीन्स हुआ है केंद्र, ठीक ना, सेंटर। अवशिष्ट विषयों में विधि निर्माण का अधिकार किसे है? संसद या संघ को। संसद या संघ को। संघ सूची के विषयों में विधि निर्माण, विधि मीन्स होता है संविधान या नियम, विधि निर्माण का अनन्य अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को, संसद। राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार किसको है? राज्य विधानमंडल को। देखो, संघ सूची हो तो संसद को, राज्य सूची हो तो विधानमंडल को। समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है संसद और राज्य विधानमंडल को। समवर्ती सूची में दोनों रहेगा, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखना। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो क्या होगा? संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिभाषी होगा, मीन्स संसद का यहाँ पे पावर अधिक हो जाएगा। किस स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण कर सकता है? जब आपातकाल लगाओ, आपातकाल की स्थिति में राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा, और उस टाइम में मीन्स अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने की स्थिति में, ये तो दूसरा टॉपिक हो गया, ठीक ना। यहाँ पे समझो, जैसे वर्तमान में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ कि राज्य के रिगार्डिंग कुछ संविधान संशोधन करना था, तो वहाँ पे विधानमंडल को चाहिए, हालांकि विधानमंडल है नहीं, जो नहीं तो होगा, विधानमंडल था वहाँ पे, ठीक ना, तो विधानमंडल का भी जरूरी था बिल पास करवाना, लेकिन वहाँ पे क्या किया गया? पहले आपातकाल लगाया गया ताकि विधानमंडल का कोई ज़रूरत नहीं है, तब वो नियम पास करवाया गया। तो एक एग्जाम्पल मिल गया आप लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने की स्थिति में भी जो विधानमंडल है उसका हेल्प नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट राज्य सूची जो होगा, जो संघ सूची का जो हेड होगा, संसद जो होगा, वो उस पर कानून बना सकता है। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकरिया आयोग का गठन कब हुआ था? 1993। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य और संघ दोनों के पास। जहाँ भी समवर्ती सूची हो तो राज्य और संघ दोनों के पास है। किस सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको। किस सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? संघीय सूची। संघीय सूची पे संसद बनाएगा, राज्य सूची पे विधानमंडल बनाएगा, और समवर्ती सूची में क्या था? दोनों। मूल संविधान में संघ सूची के कितने विषय थे? 97। जब संविधान बना था उस टाइम में संघ सूची में कितना था? 97। वर्तमान में संघ सूची में कितना है? 101। मूल संविधान में राज्य सूची में कितने विषय थे? 66। और राज्य सूची में अब कितना रह गया है? 61। मूल संविधान में समवर्ती सूची सबसे इंपॉर्टेंट है, कितने विषय थे? 47। और वर्तमान में कितना है? 52। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितना है? 52, काफी इंपॉर्टेंट है। और पहले कितना था? 47, जब संविधान बना था। पंचायती राज किस सूची का विषय है? ये होगा राज्य सूची का। भूमि सुधार, ये भी होगा राज्य सूची का। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का। ये सारे आपको याद करने होंगे, फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको। पंचायती राज, ये हो गया राज्य सूची। भू सुधार, ये भी हो गया राज्य सूची। आर्थिक नियोजन, ये हो गया समवर्ती सूची। शिक्षा का विस्तार या शिक्षा से संबंधित कुछ भी हो, ये हो गया समवर्ती सूची। जनगणना सूची, ये हो गया संघ सूची। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा का विषय, यह है समवर्ती सूची। शिक्षा के लिए संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची को हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में।
1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें शिक्षा का अधिकार जो था उसको हटाकर, मीन्स राज्य सूची में पहले था, उसको हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना। लोक स्वास्थ्य किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची। वन्य किस सूची के अंतर्गत आएगा? समवर्ती सूची। विवाह, संविध श्रम, कल्याण, बीमा, आर्थिक सामाजिक नियोजन, ये सब किस में आएगा? समवर्ती सूची में। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक तार, नागरिकता, जेल आदि ये सब आएगा संघ सूची में। पुलिस, न्याय, जेल, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और विषयों को लेकर यह आएगा राज्य सूची में। फिर दिया गया 42वां संविधान संशोधन जो था, इसके द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों के संरक्षण और नापतोल की सूची को किस सूची से स्थानांतरित किया गया? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में ये सब भी, जैसे शिक्षा तो दिया ही गया था, फिर वन, प्राणियों का संरक्षण और नापतोल भी समवर्ती सूची में दिया गया था। सीमा कर जो बाउंड्री टैक्स होता है वो किस सूची का विषय है? संघ सूची का। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया था जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची में है। सेंट्रल और स्टेट दोनों इस पे काम करेगा। विधायी शक्तियों को संघीय सूची में संविष्ट किस विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार है? संसद को। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। 7वीं अनुसूची, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखो आप। 7वीं अनुसूची का संबंध क्या है? सूची के बंटवारा। सूची यही है, केंद्र और राज्य का सूची, तो यही 7वीं अनुसूची, बस इतना ही याद रखो, काम चल जाएगा। रेलवे भारत के संविधान में कौन सी सूची में आता है? तो केंद्रीय सूची में। रेलवे आएगा केंद्रीय सूची में। नेक्स्ट आपका है भारत की राजभाषा, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ से उम्मीद करते हैं आपको सीखने का मौका मिला होगा। जो आज पढ़े सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ना पसंद आया और डिसलाइक भी कर सकते हो, कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इंप्रूव कर सके। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम द एम पब्लिकेशन का रिमाइंडर सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं। हमारा चल रहा है संविधान। आज हम पढ़ेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। देखो, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना पहला हुआ था 1773 में, मीन्स वो चार्टर में हुआ था, हालांकि हुआ था 1774 में, ठीक ना। और उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था पहला 1862 में, याद रखना। 1862 में 3 बना था उच्च न्यायालय, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, याद रखना। ये उच्च न्यायालय है 1862, और सर्वोच्च न्यायालय 1773 के चार्टर पे हुआ था। दोनों में डिफरेंस समझ लिया। अब चलो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस नहीं था, मतलब एस्टेब्लिशमेंट का वो डिफरेंस था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार आया 1773 में, उसी में ये प्रावधान था कि एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया जाएगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। सर्वोच्च न्यायालय एक ही होगा, जो भी वर्तमान में कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, पहले था कलकत्ता में। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? भाग 5 में। भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। काफी इंपॉर्टेंट है, संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था होती है? 7। एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 जो है वो अतिरिक्त रह सकते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? वर्तमान में वो कितना है? 30 है। मूल मतलब जब संविधान बना था उस टाइम में 7 का जिक्र किया गया था, क्योंकि उस टाइम में स्टेट कम था, मीन्स उच्च न्यायालय कम था, तो इसलिए 7 था। अब कितना है? 30 है, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ये संख्या बढ़ सकता है, घट सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय को अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त करेगा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सबका नियुक्ति यहाँ पे राष्ट्रपति ही कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च, फिर से रिपीट करते हैं इसको,
सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो करता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? वह है 10 वर्ष। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश युक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना जरूरी है? 10 वर्ष। और उसमें उसका रिकॉर्ड भी क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। भारत के उच्चतम न्यायालय को कौन कौन से क्षेत्राधिकार है? प्रारंभिक, अपीलीय और परमादर्शदायी, 3 अधिकार है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? देखो, सर्वोच्च न्यायालय में ये 65 है और उच्च न्यायालय में 62 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद पर किस प्रकार से हटाया जा सकता है? महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके उसे हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग असफल हो गया? ये थे न्यायमूर्ति बी रामास्वामी के अगेंस्ट लाया गया था, जो विफल रहा, असफल रहा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 2,80,000। 2,80,000। और अन्य न्यायाधीशों को कितना मिलता है? 2,50,000। 30,000 कम है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आता है? संचित निधि से। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन कहाँ से आता है? संचित निधि से। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी नए नए बने हैं, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो NM हिदायतुल्लाह जो थे वो न्यायाधीश भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। संसद। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी। भारत में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका का रूप कैसा है? एकीकृत है। एकीकृत। भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में वाद विवाद के मामलों को कौन प्रस्तुत करेगा? मीन्स कहाँ पे? तो उच्चतम न्यायालय, मीन्स सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श लेता है? सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय से। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को परमादर्शी बनाया जाता है? तो अनुच्छेद 143। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 143। प्रश्न ऐसे भी आएगा कि आर्टिकल 153 किससे संबंधित है? 43। तो उच्चतम न्यायालय को परमादर्शी बनाया जाता है इसलिए, मीन्स उच्चतम न्यायालय से, ये भी याद रखो। किसे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय को। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय को कौन सा अधिकार है? ये प्रारंभिक अधिकार है। प्रारंभिक। जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। जनहित याचिका दोनों में अपील किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा सर्वोच्च न्यायालय नहीं जारी करेगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। किस न्यायालय द्वारा लाभ का पद परिभाषित हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। 134A और 132 में। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? केशवानंद भारती बनाम में। किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस था। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। HJ कानिया, याद रखो, HJ कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहा? YV चंद्रचूड़। YV चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी?
फातिमा बीबी। अच्छा, अभी पाकिस्तान की पहली महिला न्यायाधीश बनी है, वो भी हिंदू है। तो जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन है, नाम बताना है आपको। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत की मुख्य न्यायाधीश थे पीएन भगवती। पीएन भगवती। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। 24। सर्वोच्च न्यायालय की संस्था का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय का। अधीनस्थ न्यायालय का। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ था बम्बई, मद्रास और कोलकाता में। कब? 1862 में। पहले ही जिक्र किए थे इसका। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसे आप प्रयागराज कह लो, प्रयागराज उच्च न्यायालय। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी, जहाँ पे 3 है। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक अस्थायी और अस्थायी खंडपीठ है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। गुवाहाटी उच्च न्यायालय। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली का। दिल्ली। भारत में कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की, जैसे बहुत सारा, जैसे महाराष्ट्र का भी है, एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है वो, ठीक ना। तो याद रखना इस सबका नाम, गुवाहाटी यहाँ पे दिया गया। हालांकि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1916 में। 1916। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, क्योंकि सबसे अधिक न्यायाधीश भी इसमें है। किस राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? महाराष्ट्र और गोवा में। वही बता रहा था कि महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय में गोवा का भी केस होता है। तो यहाँ पे गुवाहाटी लिखा है, तो क्वेश्चन में अगर आए तो गुवाहाटी ही टिक करना, पर महाराष्ट्र में भी ऐसा ही है। दादर व नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? बम्बई उत्तराधिकार में। मीन्स जैसे कि देखो 24 उच्च कोर्ट है, मीन्स हाई कोर्ट है, और स्टेट आपका 28 29 हो गया। तो 3-4 ऐसे होंगे मीन्स हाई कोर्ट, जिसमें बहुत सारे स्टेट का क्या होता होगा, सुनवाई होता होगा। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार में आता है? तो बम्बई उच्च न्यायालय। अंडमान और निकोबार किस में आता है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय। लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस में आता है? तो केरल वाले में आता है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय है नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल। झारखंड उच्च न्यायालय रांची में, झारखंड। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, मध्य प्रदेश, जबलपुर। केरल का है एर्नाकुलम, एर्नाकुलम। उड़ीसा राज्य का है कटक, उड़ीसा, कटक। राजस्थान का है जोधपुर में। गुजरात का अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद, जिसे मैनचेस्टर भी कहा जाता है। 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है संसद द्वारा कानून बनाकर। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद को है। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? अधीनस्थ न्यायालय का। अधीनस्थ न्यायालय का। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता का शपथ लेता है? राज्यपाल, राज्यपाल। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्त की अधिकतम उम्र सीमा कितना है? 62। देखो ये उच्च न्यायालय का कितना है? 62, और सुप्रीम कोर्ट का कितना है? 65। याद रखना इस चीज को। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना मिलता है? 2,50,000। उसको कितना था? 2,80,000। किस राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ता कौन सी निधि में भारित होता है? तो संबंधित राज्य के लोक लेखा निधि से। ये होता है लोक लेखा निधि राज्य का, वहां पे क्या होता है? संचित व्यय से, मीन्स सेंट्रल का, ठीक है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन थी? अन्ना चंडी, अन्ना चंडी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला लीला सेठ, लीला सेठ। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा किया था कि बंद असंवैधानिक है? केरल उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय। भारत में चलित न्यायालय मीन्स मोबाइल कोर्ट का श्रेय किन्हें जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को, एपीजे अब्दुल कलाम को। विधि आयोग ने किस अध्यक्ष में अपनी रिपोर्ट के समर्थन किया
कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य में होना चाहिए। न्यायाधीश मीन्स दूसरे राज्य का होना चाहिए। न्यायाधीश HR खन्ना ने ये कहा। नेक्स्ट आपका आता है भारत का राज्यपाल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं द एम पब्लिकेशन का रिमाइंडर सामान्य ज्ञान। हमारा चल रहा है संविधान, और आज हमारा एक्सरसाइज है पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान से रिलेटेड सारे प्रश्न। तो ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय संविधान के किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। इसमें आता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग तथा आंग्ल भारतीय समुदाय। ये 3 समूह इसमें आते हैं। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास इसका अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभाओं में सीट आरक्षित प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332। वर्तमान समय में लोकसभा के सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 84। 84 सीट क्या है, आरक्षित है। वर्तमान समय में लोकसभा के सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है, तो 47। 47। राज्य विधानसभाओं में कुल 4091 स्थानों में से कितना अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है, तो 1048, अप्रॉक्स 25%, अप्रॉक्स, ठीक ना। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन के संबंध का प्रावधान किया गया है। 65वां संविधान संशोधन। 65वां संविधान संशोधन। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मूल संविधान में संसद के विधानमंडल में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित 10 वर्ष को बढ़ाकर अब कितने वर्षों के लिए विस्तृत किया गया है, 50 वर्ष के लिए। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची को कौन तैयार करता है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल। किसके सलाह पर, राष्ट्रपति के सलाह पर। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। भाग 3 में। भाग 3 में। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई है। कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित करता है। अनुच्छेद 331। 331। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 1 व्यक्ति को सदस्यता के लिए नामांकित करता है। अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अब तक कितने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है। 2। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। 1955 में। 1955। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। काका कालेलकर। काका कालेलकर। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। 1978 में, और उसके अध्यक्ष कौन थे। VP मंडल। VP मंडल। मंडल आयोग किस विषय पर जांच के लिए स्थापित किया गया था। पिछड़े समुदाय के लिए। पिछड़े समुदाय के लिए। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया था। 27%। 27%। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1993। 1993। क्रीमी लेयर का अर्थ क्या होता है। आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। क्रीमी लेयर, आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। नेक्स्ट आपका है संविधान में संशोधन। काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ से अगर कुछ आपको सीखने का मौका मिला हो, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया हो डिसलाइक कीजिए, कारण जरूर बताइए ताकि वीडियो को इंप्रूव कर सके। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं क्वेश्चन अपलोड करते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं द एम पब्लिकेशन का रिमाइंडर सामान्य ज्ञान। हमारा चल रहा है इसमें संविधान, और एक्सरसाइज है आपातकाल व्यवस्था। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है।
ये है अनुच्छेद 352। 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। काफी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 352। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार की। भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 तरह की आपातकालीन व्यवस्था की गई है। भारत का राष्ट्रपति कौन कौन सा आपातकाल का उद्घोषणा कर सकता है? पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राज्य संवैधानिक आपातकाल और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा, याद रखना। वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? 3 बार। 3 बार। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन किन परिस्थितियों में कर सकेगा? युद्ध, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह, सैनिकों का विद्रोह या कुछ इस स्थिति में। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? 2 बार। 2 बार। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई थी? 1962, 26 अक्टूबर को। 1962, 26 अक्टूबर। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार? तो बस 2 में से 1, 3 में से 2 माइनस कर दो, 1 बार किया गया है। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई थी? 1971, 3 दिसंबर। देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई थी? 25 जून 1975। 61, 71 और 75 याद रखो। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन। कमेंट बॉक्स में बताना है एस राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था, ईयर भी और डेट भी बताना है, और उस दिन हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं ये भी बता देना। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? बीवी गिरी। बीवी गिरी। तृतीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। जब भी राष्ट्रपति शासन लगेगा उस टाइम के राष्ट्रपति ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर किया था? आंतरिक अशांति के आधार पर। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर। 1 माह के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? ज़्यादा शक्तिशाली होता है। संघ इसमें क्या होता है? अधिक पावरफुल हो जाता है, क्योंकि राज्य की शक्ति क्या होती है? हट जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 याद रखना। अच्छा, एक प्रश्न मैंने हालांकि संविधान संशोधन या कुछ पढ़े तो उसमें बताया गया था कि अगर मान लीजिए राज्य के संविधान में, मीन्स ऐसे होता है ना, राज्य के संविधान नहीं, राज्य सूची में जो आता है, जो स्टेट लिस्ट में आता है, उसमें अगर कुछ संविधान करना होगा तो विधानमंडल उसका क्या करेगा? मीन्स उसका संशोधन करेगा। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लगा होता है तब सांसद डायरेक्ट उसमें संशोधन कर सकता है, राज्य की स्वीकृति नहीं चाहिए, जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ। ठीक ना, तो इसको थोड़ा याद रखना है इस लाइन को। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो राज्य के राज्यपाल का प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति उसमें राष्ट्रपति शासन लगाएगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसका शासन होगा? राज्यपाल का। राज्यपाल का शासन होगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? 2 माह के भीतर। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होगी? 6 माह। 6 माह। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? न्यायिक। न्यायिक। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितने अवधि तक लागू किया जा सकता है? 3 वर्ष। पहला होगा 6 माह, उसके बाद उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 वर्ष से अधिक नहीं रहेगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 12 माह कर दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रखा गया? आंतरिक अशांति के जगह पर सशस्त्र विद्रोह वर्ड वहां पे रखा गया। भारत के किस राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? पंजाब में लगाया गया था। पंजाब में।
प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 1951 में 20 जून को। भारत के किस राज्य में अब तक सर्वाधिक लंबी राष्ट्रपति शासन लगी है? पंजाब में। पंजाब वही 1951 में जो लगा था। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन की घोषणा हुआ है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? अनुच्छेद 360। काफी इंपॉर्टेंट है ये। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगता है। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? एक भी बार नहीं, एक भी बार नहीं लगा है। वित्तीय आपात शक्ति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्तीय विधायकों को किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? राष्ट्रपति के। वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधायकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में होता है? राष्ट्रपति के हाथ में। राष्ट्रपति के हाथ में। चलिए इतना ही एंड था। मीन्स इसके आगे अब हमारा एक्सरसाइज है केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रशासन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला हो तो लाइक करना, शेयर भी कर देना, ना पसंद आया और डिसलाइक भी कर देना, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इंप्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम द एम पब्लिकेशन का रिमाइंडर सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसका हमारा चल रहा है संविधान, मीन्स पॉलिटी या भारतीय संविधान जो भी कह लो। आज का जो हमारा एक्सरसाइज है नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व संबंधी जो भी ऑनलाइनर है वो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ? 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में। अच्छा एक बात और समझ लो, टेलीग्राम ग्रुप है मेरा अध्ययन केंद्र के नाम से, अगर आप नहीं डाउनलोड किए हो अभी तक तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत सारा उसमें एजुकेशन रिलेटेड आपको बहुत कुछ कंटेंट मिल जाएगा वहाँ से। और मेरा भी चैनल वहाँ पे ज्वाइन कर लेना ग्रुप, वहाँ पे मैं न्यूज़ भी डालते रहता हूँ और साथ ही जो मुझे इंपॉर्टेंट फैक्ट लगता है और साथ ही जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका लिंक वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बहुत सारा बुक कंप्लीट कर लिया है, वहाँ आपको एक साथ मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 5 से 12। अनुच्छेद 5 से 12 के बीच, 5 से 11 के बीच क्या है? नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। पहले क्या था? जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता भी था, पर वहाँ भी अब क्या हो गया? एकल नागरिकता। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है। हालांकि कानून हमेशा कौन बनाएगा? संसद ही बनाएगा, याद रखना इसको। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1955 में। 1955 में। भारत में नागरिक को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? एक प्रकार की। एक प्रकार की, वही है एकल नागरिकता। ये प्रश्न है जम्मू कश्मीर के नागरिक को कितने प्रकार की नागरिकता है? तो वहाँ भी क्या हो जाएगा? एक प्रकार की, क्योंकि वहाँ से क्या हो गया? 370 आर्टिकल हट गया। भारत हटा नहीं मीन्स वो निष्क्रिय हुआ। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? रजिस्ट्रीकरण, वंशानुक्रम या देशी नयन के कारण भारत की नागरिकता उसे प्राप्त होगा। भारतीय संविधान के अनुसार किस तरह भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यवासन एवं वंचित किए जाने पर। वंचित मतलब देशद्रोही का जो कोई मुकदमा होगा उसके अकॉर्डिंग। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के पूर्व किसी व्यक्ति को कितने समय तक भारत में निवास करते हुए होना चाहिए? 10 वर्ष तक। 10 वर्ष तक में दिया गया है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी? 7 वर्ष तक अगर आप बाहर रह रहे हो तो क्या हो जाएगा? नागरिकता खत्म हो जाएगा। नागरिकता प्राप्त करने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ किया गया? 1955 में जो नागरिकता कानून आया उसमें ये मेंशन किया गया है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। इससे पहले प्रश्न ऐसे बनता था कि जम्मू कश्मीर में जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान था वो कौन से देश से लिया गया? तो अमेरिका से। लेकिन एक हरी नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो दोनों प्रश्न को ध्यान से समझ के बनाना।
भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? भाग 3 में। भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक, सॉरी 35 तक होगा, क्या है? मूल अधिकार है। फिर 36 से 51 क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? कुल कितना है? 24 है। 24 मीन्स 11 से, सॉरी बार बार 11 बोल दे रहा हूँ, 12 से लेकर 35 तक में टोटल कितने अनुच्छेद हुए? 24। तो उसमें क्या है? मूल अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है, जो कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? 12 से 35। 12 से 35। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित किया है? तो भाग 3 को। और एक प्रश्न यहाँ से जान लो, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। लेकिन भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान की आत्मा मूल अधिकार में आर्टिकल 32 का क है, जिसमें 5 रीट जारी किया गया है, उसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा। तो ये प्रश्न आपको सेपरेटली ऐसे पूछा जाता है, याद रखना इसको। आर्टिकल 32 क। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7। 7। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। भारतीय संविधान में न्यायालय का परिवर्तनीय है मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है? न्यायालय में परिवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या है? न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसको फिर से रिपीट करता हूँ, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जो है वो न्यायालय में चेंज हो सकता है, परिवर्तनीय है, पर नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, याद रखना इसको। कौन मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? संसद को। संसद को। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के द्वारा। संसद द्वारा। मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। इसको ध्यान से समझो, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? संसद को। संसद को। मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूल अधिकारों को परावर्तित करने की शक्ति किसमें है? उच्चतम और उच्च न्यायालयों को। उच्चतम और उच्च न्यायालयों को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? मीन्स कानून के समक्ष सभी समान है। हालांकि ये आर्टिकल 14 में 14 में, पर समानता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 मीन्स कानून के समक्ष सभी समान है। विधि के सामने समानता का अधिकार, ये कौन सा अधिकार होगा? नागरिक का अपना अधिकार होगा, नागरिक अधिकार। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन मीन्स अनटचेबिलिटी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17। छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो गया? 17। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, वही हुआ अनटचेबिलिटी रूल जो है, को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कहा जाता है अब इसको। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में क्या वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार। जबकि 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार। इस सबको याद रखना। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 के क में। प्रेस मतलब वो अभिव्यक्ति की आज़ादी। आपको जो बोलना है बोल सकते हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के बारे में या किसी के बारे में, आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते हो। ये है आर्टिकल 19 के क में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों को। कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24। किस अनुच्छेद में कहा गया है
कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित व दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपान धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? अनुच्छेद 25। याद रखना, ब्रिटेन में भी अब ये रूल पारित हो गया कि सिख जो है अपना कृपान रख सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं में स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? वो है अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के बारे में दिया गया है? यही अनुच्छेद 32 का को है, जिसमें 5 रीट जारी किया गया। इसमें क्या है? संवैधानिक उपचार है। भीमराव अंबेडकर ने इसे ही संविधान का आत्मा कहा। मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा? वही है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यही आर्टिकल 32 जिसमें 5 रीट जारी किया गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है समादेश या रीट। किस याचिका को रीट कहा जाता है? का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश का, मैंडेमस का। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जाती है? हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस। विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किसे प्राप्त है? राज्य के उच्च न्यायालयों को। राज्य के उच्च न्यायालयों को। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षकरण याचिका मीन्स हैबस कार्पस जारी किया जाता है? दोषापूर्ण पुलिस नज़रबंदी। दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश जारी करता है हैबेस कॉर्पस। कौन सा समादेश या रीट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी करता है? अधिकार पिच्छा। अधिकार पिच्छा वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देता है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, उसे हम कहेंगे परमादेश। परमादेश। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च तथा उच्चतम न्यायालय को। उच्च तथा उच्चतम न्यायालय को। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रीट जारी किया जाता है? तो उच्च तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा। उच्च तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। मौलिक अधिकार में किस बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की। हड़ताल करने की। कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की आज़ादी मीन्स बोलने की आज़ादी। किस बाद में मीन्स नियम में संसद को मौलिक अधिकारों के संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारती का जो ये वाद विवाद था, केस था मेनली। भारत में उच्चतम न्यायालय ने किस बात को माना था कि मौलिक अधिकारों को संशोधन नहीं किया जाएगा? गोलकनाथ का बाद मीन्स केस समझो, बाद मतलब केस होता है। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को वैधानिक मीन्स कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया 300 के क में। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब कौन सा अधिकार माना जाता है? तो कानूनी अधिकार। भारत में मत देने का अधिकार कौन सा है? एक राजनीतिक अधिकार है। काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। भारत में मत देने का अधिकार कौन सा है? वोटिंग राइट। ये अब एक राजनीतिक अधिकार है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार देखोगे, इसको याद कर ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है 29 से 30। संवैधानिक उपचार के बारे में 32 से 35 तक दिया गया है। हालांकि ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप लोग इस बार बार देखोगे, याद हो जाएगा, आसानी से आप एग्जाम में टिक कर पाओगे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ मीन्स यूएसएसआर। मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में कंफ्यूज नहीं करना। मूल अधिकार जो है वो लिया गया है अमेरिका से, मूल कर्तव्य लिया गया है यूएसएसआर से। संविधान के मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुति के आधार पर सम्मिलित किया गया? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किया गया था? 1976 में। 1976। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था?
42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत 1976 में 42वां संविधान संशोधन में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? 10। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का अध्याय जोड़ा गया? भाग 4 के क में मूल कर्तव्य जोड़ा गया। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की है? 51A में इंपॉर्टेंट है, याद रखना 51A। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11। भारतीय संविधान का राज्य नीति निर्देशक तत्व अब आ गया, ये लिया गया आयरलैंड से। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक ये क्या है? न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, याद रखना इस चीज को। 36 से 51 याद रखना। संविधान का वो कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों का प्रतिबिंब है? यह है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ये संविधान में क्यों लिया गया है? ताकि कल्याणकारी राज्य स्थापित कर सके। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधानुसार बुनाया जा सकता है या अदा किया जा सकता है। दोनों टर्म आपको मिल जाएगा यहाँ पे। यह केटी शाह के द्वारा ऐसा कहा गया, याद रखना। बुनाया भी ये टर्म एग्जाम में यूज होगा यहाँ पे। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करता है? तो नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। समान कार्य के लिए समान वेतन किस संविधान को सुनिश्चित करता है? तो ये भी है नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक किया गया, मीन्स अलग करने का प्रावधान है? तो ये भी है नीति निर्देशक तत्व में। इस संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। यह 42वां संविधान संशोधन 1976। किस संवैधानिक संशोधन में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया? तो वह है 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान का संकेत देता है? वो भी है नीति निर्देशक तत्व। भारत के किस राज्य में समान संधिता लागू है? गोवा, काफी इंपॉर्टेंट है। गोवा में क्या है? समान संधिता लागू है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की आशा की जाती है? 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संधिता प्राप्त करने की बात कही गई है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक किया गया, अलग किया गया? अनुच्छेद 50 में। नीति निर्देशक तत्व में यह है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत के किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन से है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुधार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 46। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 41। किस नीति निर्देशक सिद्धांत प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो ग्राम पंचायत की स्थापना। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रायः क्या होता है? समाजवादी माना जाता है। तो ये था इसका एंड। इसके बाद हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से अगर कुछ सीखने का मौका मिला हो, सेशन को लाइक करना, ना पसंद आया हो डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इंप्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम द एम पब्लिकेशन का रिमाइंडर सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चल रहा है संविधान, और आज हम पढ़ेंगे संविधान में संशोधन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है इसमें, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में। भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया देखने को मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? 368। 368। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। भारतीय संविधान कितने प्रकार से किया जा सकता है? संविधान में संशोधन जो है वो कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कहीं पे भी पास प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन के लिए
विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? 2/3 बहुमत के द्वारा। 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन होता है। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है संसद से। संसद में मेनली संशोधन होता है, बस मूल अधिकार का थोड़ा अलग प्रावधान है, नहीं तो सबका क्या होता है, एक ही जैसा होता है। संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है जनमत संग्रह से। जनमत संग्रह से संशोधन नहीं होता है भारत में। हालांकि भारतीय संविधान में नहीं होता है, और जगह होता है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951। ये भी बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में। भारत के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? 1951 में ही। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? राज्य के कृषि भूमि सुधार से। आपको बस भूमि सुधार से याद रखना है। 1951 का जो संशोधन था, जो पहला संशोधन था, वो भूमि सुधार से था। भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी जगह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? 10वां संशोधन। 10वां संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? यह है 11वां संशोधन। इसमें क्या कहा गया था कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण हो या पूर्ण हो, इसके रिगार्डिंग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इलेक्शन में ऐसा नहीं कहा जाएगा कि हम फिर से चुनाव करवाया जाएगा, ठीक ना। ये था 11वां संविधान संशोधन। संशोधन को इंग्लिश में अमेंडमेंट कहा जाता है, तो याद रखना। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक है? 11वां संविधान संशोधन। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? 13वां संविधान संशोधन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 13वां संविधान संशोधन। और साथ ही भारत का ये एकमात्र राज्य है जिसका जो स्टेट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ? यह था 18वां संविधान संशोधन। ये थोड़ा याद करना मुश्किल होता है, पर एक दो बार आप देखोगे ना तो याद हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 21वां संविधान संशोधन। अभी 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? 22 क्षेत्रीय भाषा है, पर इंग्लिश नहीं है, याद रखना। इंग्लिश भोजपुरी नहीं है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी? 22वां संविधान संशोधन। संविधान के किस संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है? तो मौलिक अधिकार में संशोधन होगा 22वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। देशी नरेशों के प्रिवेंशनों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 26वां संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? 31वां संविधान संशोधन था। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? 35वां संशोधन। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। सिक्किम को भारतीय संघ का सह दर्जा 35वां था, और विशेष राज्य का दर्जा, नेक्स्ट प्रश्न वही है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस अधिनियम में दिया गया? 36वां संशोधन। इसको फिर से पढ़ लेते दोनों प्रश्न को। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा कौन से संशोधन में दिया गया? 35वां। और पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संशोधन में दिया गया? 36वां। ये 36वां काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? यह था आपका 41वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है? यह 42वां संविधान संशोधन 1976 का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। 42वां संविधान संशोधन और 44वां। तो अभी 42वां था, लघु संविधान कहा जाता है इसको। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। शिक्षा के अधिकार को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया? यह भी था 42वां संविधान संशोधन।
भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिया गया, रसिया से। 42वां संविधान संशोधन में ही, और उस टाइम में प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों से अधिक महत्व देने का प्रावधान है? यह है 42वां संविधान संशोधन। पर याद रखना, ये जो मूल अधिकार है ये न्यायालय में परिवर्तनीय है, पर नीति निर्देशक तत्व क्या है? न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। भारत संविधान के प्रस्तावना को किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया था? तो 42वां, जिसमें पंथ निरपेक्ष और समाजवाद जोड़ा गया था, 2 शब्द। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्य किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध याद रखो 42वां संविधान संशोधन से था। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के लिए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? यह 44वां संविधान संशोधन। ये 2 वर्ष बाद हुआ था, 1978 में। मुरारजी देसाई इस टाइम में प्रधानमंत्री थे। संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? यह था 42वां संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? 42वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? अब ये 6 है। 44वां संविधान संशोधन। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था? मतलब ये क्या हो गया? कानूनी अधिकार हो गया। ये हुआ था 44वां संविधान संशोधन। भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए फिर से 43वां और 44वां संविधान संशोधन हुआ। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? यह था 44वां संविधान संशोधन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? यह है 44वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया? यह है 39वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से। दल बदल विरोधी कानून से। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? 53वां संविधान संशोधन। 53वां संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? 55वां संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त है? 56, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया? 61, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया? विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई? यह था 69वां संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रीय दिल्ली को संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? यह 70वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत हुआ क्या था कि राष्ट्रपति के चुनाव में 2 बस यूनियन टेरिटरी है जिसका मेंबर पार्टिसिपेट करता है, वो होता है दिल्ली और पुदुचेरी का। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया था? 71वां संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ? 53वां संविधान संशोधन। प्रश्न ऐसे आएगा, 53वां संविधान संशोधन का संबंध किससे था? तो पंचायती राज अधिनियम कानून से। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? 74वां। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत में 1/3 सीट आरक्षण का प्रावधान हुआ? तो
तो महिलाओं के लिए नगर पालिका हुआ 53वां में, और 1/3 सीट आरक्षण के लिए हुआ 74वां संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान है? 2026 में फिर से क्या हो जाएगा, उसका सीट का चेंज किया जाएगा। ये हुआ था 84वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया? यह था 46वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। हालांकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना। 6 से 14 वर्ष के बच्चे का ये जो शिक्षा है ये अब मूल अधिकार हो गया। 86वां संविधान संशोधन। कहीं कि 2002 भी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन में आपको 2002 होगा तो उसी पे टिक कर लेना। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा डोगरी, मैथिली, संताली और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? यह था 92वां संविधान संशोधन। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 15% मंत्री परिषद समिति करने के लिए जारी किया गया? 51वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? 89वां था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 93वां संविधान संशोधन। वर्ष 2012 में 57वां संविधान संशोधन हुआ सहकारी समिति के गठन एवं क्रियाकलाप से। लास्ट प्रश्न है, निजी शिक्षा संस्थानों के सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करना। ये हुआ 104वां संविधान संशोधन। तो ये आपका संविधान संशोधन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज है पंचायत राज संबंधी संवैधानिक उपबंध। ये लास्ट एक्सरसाइज होगा, इसके बाद आपका ये संविधान कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम दूसरा इसका ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कारण जरूर बताइएगा ताकि वीडियो को इंप्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम द एम पब्लिकेशन का रिमाइंडर सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं। हमारा आज का एक्सरसाइज है पंचायत राज संबंधी संवैधानिक उपबंध। यह आपका लास्ट एक्सरसाइज होगा संविधान का मेनली। पहला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज अधिनियम से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 में। भाग 9। भारतीय संविधान, अच्छा इससे पहले पढ़े थे हम, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। भाग 20 में किसके बारे में दिया गया है? भाग 20 ये बताना कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 के क में। भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है? भाग 4। भाग 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची क्या है? पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। मेन लक्ष्य क्या है? विकेंद्रीकरण पर ही मेनली ध्यान दिया गया है। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? नीति निर्देशक तत्व। यही भाग 4 में है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? यह 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में कितने कार्य सौंपे गए थे? 29 कार्य सौंपे गए थे। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष को कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3। 1/3। 73वां संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? महिला वर्ग। महिला वर्ग। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। भारत के किस चुनाव में आरक्षित स्थानों के चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है?
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में, पंचायती राज संस्थानों के चुनाव में 73वीं संविधान संशोधन के तहत यदि पंचायती राज संस्थाओं को भंग कर दिया जाए तो भंग करने की तिथि से कितने माह पूर्व पुनः निकाय का गठन किया जाएगा? तो 6 माह पूर्व, 6 माह के पूर्व। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष तक रखा गया है? 5 वर्ष तक, 5 वर्ष। कौन पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व का समर्थक थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने की दृष्टि से संविधान में संशोधन करने का सर्वप्रथम प्रयास किनके द्वारा किया गया? राजीव गांधी के द्वारा। राजीव गांधी। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1994। 24 अप्रैल 1994। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचायत का जो चुनाव होगा इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? राज्य सरकार द्वारा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ? राजस्थान के नागौर में। राजस्थान के नागौर, नहीं भूलना, राजस्थान का नागौर। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में कहाँ किया गया था? नागौर में। नागौर। देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या था? अशिक्षा। अशिक्षा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1957। 1957। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली कौन सी समिति है? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई? उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। किस समिति ने भारत में त्रिपक्षीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया था? 3 स्तर पर। 3 स्तर पर। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में किन राज्यों में सर्वप्रथम पहले अपनाया था? वो था राजस्थान और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। बलवंत राय मेहता ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? पंचायत समिति को। पंचायत समिति को। पंचायती राज के 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत क्या सब आता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के संगठन को 2 स्तर होने का सुझाव दिया था? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। आपको समिति सब याद रखना होगा। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे था? तो पंचायती राज से। बलवंत मेहता का संबंध किससे था? तो पंचायती राज से। ऐसे आपके प्रश्न बनेंगे। पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्हों का आधार में भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो अशोक मेहता समिति। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? ग्राम मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। ग्राम मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता ने। पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर सुझाव कौन था? ग्राम सभा। ग्राम सभा। पंचायती राज संस्थाओं का उच्चतम स्तर कौन था? जिला परिषद। जिला परिषद। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? समन्वय और पर्यवेक्षण। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? जिला परिषद के। जिला परिषद। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है राज्य सरकार पर। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एक क्या होता है? परमादर्शी समिति होता है।
पंचायती राज विषय है राज्य सूची का, इसको नहीं भूलना। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेलों का कर। पंचायती राज पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक। ग्राम सेवक। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। 21 वर्ष। पंचायती राज संस्थाओं का अधिकतम आय का स्रोत है सरकारी अनुदान। सरकारी अनुदान। पंचायत राज का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। प्रखंड स्तर पर। पंचायत राज सोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। यदि पंचायत भंग होता है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? 6 माह के अंदर होगा। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? मद्रास में। मद्रास। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को। कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता थे? तो एस.के. डे। एस.के. डे। तो ये आपका जो संविधान था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप एक का मास्टर वीडियो आ जाएगा जिसमें सारे जो वीडियो मैंने बनाया उसका एक कलेक्शन हो जाएगा। तो उसके बाद उसको आप देख लेना, रिवाइज हो जाएगा आपका। तो संविधान कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका हिस्ट्री भी हो गया है, उधर फिजिक्स और बायोलॉजी भी हो गया, केमिस्ट्री बच गया है और इधर ज्योग्राफी बच गया है। तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिसलेनियस आ जाएगा और ये आपका द एम पब्लिकेशन बुक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही लुसेंट चल रहा है, उसको भी आप देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम द एम पब्लिकेशन का रिमाइंडर सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं। अभी हमारा चल रहा है भारतीय संविधान और जिसका हमारा एक्सरसाइज है निर्वाचन आयोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी छोटा एक्सरसाइज है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है आपका, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष शुरू किया गया था? मीन्स आम चुनाव का प्रारंभ कब से हुआ? 1951-52 में। 1951 याद रखो। आम चुनाव किस वर्ष आरंभ हुआ? 1951। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। उनका नाम नहीं भूलना है। भारत के निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? मीन्स किस देश से ये मीन्स प्रोसेस लिया गया है? यह इंग्लैंड से लिया गया है। जहाँ भी शासन पद्धति, इलेक्शन ये सब हो तो आप इंग्लैंड पे टिक करोगे, पर याद रखना राष्ट्रपति इलेक्शन इससे संबंधित नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। यहाँ पे ये तीनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम रिपीट कर लेते हैं फिर से। निर्वाचन आयोग या आम चुनाव कब स्टार्ट किया गया? 1951 से। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के बारे में है? आर्टिकल 324। भारत के मतदाताओं के पंजीकरण का उत्तरदायित्व किस पर होता है? निर्वाचन आयोग पर। निर्वाचन आयोग। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाएगा उसे कहेंगे मीन्स प्रत्यक्ष निर्वाचन। एक होता है अप्रत्यक्ष, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनना, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव, ये सब क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति। निर्वाचन आयोग किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण का कार्य करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानमंडल के चुनाव। ये सब चुनाव जो होगा वो किसके अधीन आएगा? निर्वाचन आयोग के अधीन आएगा। भारत में परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। परिसीमन आयोग का भी अध्यक्ष कौन होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ था? 1991 में। 1991। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था? 1993 में। 1993। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। फिर से रिपीट करते हैं,
निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त या यूँ कह ले उप निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति किसके अंतर्गत किया जाएगा? राष्ट्रपति करेगा। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्र या क्षेत्रीय दलों का दर्जा देने का अधिकार किसे है? वो भी चुनाव आयुक्त का। मीन्स कौन सा दल राष्ट्रीय दल होगा और कौन सा दल क्षेत्रीय दल होगा। भारत में समय के पूर्ण होने के पहले जब लोकसभा भंग हो जाए तो उसे किस चुनाव के नाम से जाना जाएगा? मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926 में। 1926। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष है। 18 वर्ष। जो पहले कितना था? 21 वर्ष था, उसे घटाकर 18 कब किया गया? 1989 में। याद रखना 61वां संविधान संशोधन था। फिर से रिपीट करते हैं सेंटेंस को। 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था, इसके अंतर्गत मताधिकार की आयु मीन्स मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रश्न ये आए कि मूल संविधान में मताधिकार की आयु कितनी थी तो 21 वर्ष। वर्तमान में मताधिकार की आयु कितनी हुई? 18 वर्ष। कौन सा संविधान संशोधन में ये किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो जिस दिन मतदान होगा उससे 48 घंटा पहले मीन्स 2 दिन पहले प्रचार करना बंद होता है। एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं? 2। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना होगा? 7 दिन के अंदर। 7 दिन का टाइम मिलता है। निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह वेतन कितना मिलता है? 2,50,000 और अन्य निर्वाचन का भी 2,50,000 ही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कोई 63 वर्ष की आयु में बना मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो वो कब तक काम कर पाएगा? 65 वर्ष तक ही। मीन्स अगर 62 में वो ज्वाइन किया तो 65 तक वो 3 वर्ष ही काम कर पाएगा। लेकिन वो कोई अगर ज्वाइन किया 50 वर्ष में तो वो पूरे 6 वर्ष काम करेगा। मीन्स 56 वर्ष की आयु में क्या होगा? रिटायर होगा। ये इसका मतलब था। नेक्स्ट है आपका अन्य निर्वाचन आयुक्त का 6 वर्ष और 62 वर्ष, 3 वर्ष का गैप है। यही सेम कंडीशन है आपका सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो और उच्च कोर्ट का न्यायाधीश होता है वो, दोनों में बस यही डिफरेंस है, ठीक ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो जो उसे नियुक्त करता है मीन्स राष्ट्रपति को ही वो अपना त्यागपत्र भी देगा, जो उसे शपथ दिलाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। कोई भी निर्वाचन आयुक्त चाहे वो मुख्य हो या अन्य हो, दोनों राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देगा। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? निर्वाचन सुधार से। निर्वाचन सुधार से। मुख्य चुनाव आयुक्त की किस तरह पदच्युत किया गया था? महाभियोग के द्वारा। महाभियोग के द्वारा। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब प्रारंभ हुआ? 1998 में। अच्छा, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ईवीएम का प्रयोग भारत में कौन सा राज्य पहले यूज किया था, ठीक ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमेंट में बताना है आपको। लोकसभा अथवा विधानसभा में किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब कुल मतदान का 1/6 मत भी अगर उसे प्राप्त नहीं होगा तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट आपका है केंद्र राज्य संबंध, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो से उम्मीद करते हैं कुछ सीखने का मौका मिला होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आया हो डिसलाइक भी कर सकते हो, कारण जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम संविधान पढ़ रहे हैं। मीन्स द एम पब्लिकेशन का रिमाइंडर सामान्य ज्ञान है उसका चल रहा है। तो बहुत सारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं, आगे पढ़ेंगे। आज हमारा जो एक्सरसाइज है भारत के प्रमुख पदाधिकारीकरण, जिसमें क्या सब है? उप प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। हाँ, और कुछ कहना था, कम्युनिटी में अगर मैं कुछ क्वेश्चन डालता हूँ ना तो सही से आंसर दो। ऐसा नहीं कि जिसने सब पे टिक कर रखा है उसी पे टिक कर दो। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हो रहे हैं कि गलत क्वेश्चन पे 90% टिक कर दे रहे हो, ठीक ना। तो अगर नहीं पता है तो कमेंट में देख लो, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सही आंसर करते हैं।
मैं उनमें लिख देता हूँ कि ये सही है, ठीक है ना। तो वो चेक करके थोड़ा कुछ सीखो भी। अगर मैं डालता हूँ क्वेश्चन तो कुछ सीखने के लिए, ऐसा नहीं कि बस टिक कर दो, ठीक ना। थोड़ा उसको भी ध्यान रखना है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में अध्ययन केंद्र, तो आ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से आज का। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं किया गया है? उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का क्या होता है? प्रतियोगी होता है, प्रतियोगी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर अब तक कितने व्यक्ति नियुक्त हुए हैं? 7। उप प्रधानमंत्री पद पर कितने व्यक्ति नियुक्त हुए हैं? 7। और पहले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वैसे प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे, वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के टाइम में एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसने समान सुविधाएं एवं समान वेतन प्रदान किया था? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या में कितने प्रतिशत कम से कम होनी चाहिए? 10%। मतलब विपक्षी के लिए 10% सीट होना चाहिए, अप्रोक्स 50 सीट। लोकसभा का विरोधी दल का प्रथम मान्यता प्राप्त नेता कौन था? राम सुभंग सिंह, राम सुभंग सिंह। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? कमलापति त्रिपाठी, कमलापति त्रिपाठी। लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेता है? लोकसभा के आम सदस्यों के रूप में, लोकसभा के आम सदस्यों के रूप में। देखो, लोकसभा और राज्यसभा का जो वर्तमान अध्यक्ष, उनका नाम याद रखना, वो अपडेट करते रहना। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है, लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ ग्रहण नहीं करवाया जाता। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली कर सकता है? अगली लोकसभा के गठन के बाद, या स्वेच्छा से भी। जैसे कुछ दिन पहले मीरा कुमार को राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा होना था, तो उन्होंने उस पद से इस्तीफा दिया था, तो ऐसा भी होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत की संकल्पना पारित करके लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना है? 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को सभापति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, बुलाएगा राष्ट्रपति। लोकसभा के किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति का, नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा महासचिव को लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। महासचिव का पद या जो होता है वो कौन नियुक्त करता है? लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को। जब सेम बहुमत हो जाए तब वो लोकसभा के अध्यक्ष बहुमत करेंगे। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक एवं नियंत्रक के रूप में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। लोकसभा अध्यक्ष को संसद में निर्णायक मत देने का अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 100 के अंतर्गत। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष मीन्स प्रोटेम सुप्रीम किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष के पद को भी संभाला था? वो थे नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति थे पर लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। यहाँ पे कुछ त्यागपत्र दिया गया और शपथ कौन करवाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट हम टेलीग्राम पे डाल देंगे ताकि आप लोग एक बार देखोगे तो रिवाइज हो जाएगा। राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का, त्यागपत्र देगा वो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति और त्यागपत्र भी वो राष्ट्रपति को ही देगा। प्रधानमंत्री का भी सेम है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। लोकसभा के लिए है संसद सदस्य के रूप में
और लोकसभा के अध्यक्ष को वो अपना त्याग पत्र देगा। राज्यपाल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो स्टेट का होगा वो शपथ ग्रहण करवाएगा और त्याग पत्र वो राष्ट्रपति को देगा। राज्यसभा का जो सभापति होगा, जिसे हम सभापति, अध्यक्ष नहीं है, राज्यसभा का सभापति ये राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देगा और राष्ट्रपति को ही शपथ ग्रहण होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जहाँ भी न्यायाधीश का होगा ना, सारे राष्ट्रपति है, ठीक ना। न्यायाधीश कोई भी हो, राष्ट्रपति होगा। महालेखा परीक्षक मीन्स क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, ये भी राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री का जो शपथ होगा वो राज्यपाल दिलाएगा और शपथ भी होगा राज्यपाल, मीन्स त्यागपत्र राज्यपाल। विधानसभा अध्यक्ष शपथ ग्रहण नहीं करता है, विधानसभा उपाध्यक्ष भी शपथ ग्रहण नहीं करता है, विधान परिषद भी नहीं करता है और लोकसभा का अध्यक्ष भी क्या करता है, शपथ ग्रहण नहीं करता है। मुख्य निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाएगा और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। प्रथम अध्यक्ष जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, के.एस. हेगड़े। कौन लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं? जीबी मावलंकर। भारत के लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंतसिंह अयंगर। लोकसभा अध्यक्षों में किनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? बलराम जागर का। अपने पद पर रहते हुए दिग्वंत होने वाले प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवीएस बाल योगी। कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे? पीए संगमा। भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद पर किस देश के अध्यक्ष का, मीन्स फिर से रिपीट करते हैं, भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद किस देश के अध्यक्ष के समान है? इंग्लैंड। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दिया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव। किसी लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो उस स्थिति में निर्णायक मत कौन देगा? लोकसभा का अध्यक्ष। यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष का सूची दिया गया है, पढ़ लेते हैं इसको। पहला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर, ठीक ना। दूसरा है एम अनंत संयम अय्यर। तीसरा है हुकुम सिंह। चौथा नीलम संजीव रेड्डी। पांचवा गुरुदयाल सिंह लिड्डो। छठा नीलम संजीव रेड्डी। सातवां बलराम जागर। आठवां भी बलराम जागर ही था। नौवां रवि राय। 10वां शिवराज बी पाटिल। 11वां पीए संगमा। 12वां जी बाल योगी। 13वां वही थे और फिर मनोहर गजानंद जोशी भी। 14वां सोमनाथ चटर्जी। 15वीं सबसे पहली महिला बनी थी मीरा कुमार, इंपॉर्टेंट है। और 16वां सुमित्रा महाजन। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, एजी, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 76। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। शपथ भी वो राष्ट्रपति को ही देगा, अभी पढ़े। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? अटॉर्नी जनरल। वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन इसे संसद में संबोधित करने का अधिकार होता है? वो होता है भारत का महान्यायवादी, मीन्स अटॉर्नी जनरल। पर याद रखिएगा वो बहुमत नहीं देगा, अटॉर्नी जनरल बहुमत नहीं देगा। कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में तो भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं देगा? वही प्रश्न आ गया, भारत का अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी वोट नहीं देगा। भारत का कौन सा प्राधिकारी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी को हटाने का अधिकार संसद नहीं हटाएगा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हटाएगा उसको, राष्ट्रपति हटाएगा मेनली। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, ठीक ना, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। महान्यायवादी को प्रति माह कितना मिलता है? 2,50,000। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देगा? एडवोकेट जनरल। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है भारत का मंत्रिमंडलीय सचिव। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? एडवोकेट जनरल। किस विधि अधिकारी को राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्य
वाहिकों में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का नहीं, तो वही महाधिवक्ता। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करेगा, तो संभागायुक्त। मुख्य सतर्कता आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मीन्स ये कैग हुआ, ठीक ना, की नियुक्ति किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 148। भारत के संघ परीक्षक एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है, कार्यपालिका। भारत के केंद्रीय स्तर पर लोक लेखांकन एवं लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, कैग में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंतर्गत आता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सेवानिवृत्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए उससे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद मुक्त किया जाता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, मीन्स दोनों सदनों में 2/3 बहुमत पास होगा तब होगा। किसी सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किस पद पर नियुक्त करना वर्जित है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। जो एक बार कैग बन जाएगा वो किसी पोस्ट पर फिर नहीं जाएगा। किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है, शशिकांत शर्मा को। और एक जो सुप्रीम कोर्ट का मीन्स हेड रह चुका है, सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है, वो भी किसी पोस्ट पे बाद में नहीं जॉब करेगा, ठीक ना। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है, लोकलेखा समिति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करता है, लोकलेखा समिति। भारत में किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रभारी के रूप में की जाती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये आपका एंड हो गया। नेक्स्ट है आपका भारत की संसदीय समिति, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं द एम पब्लिकेशन का रिमाइंडर सामान्य ज्ञान, और अभी हमारा चल रहा है इसमें संविधान। एक्सरसाइज है केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रशासन। काफ़ी छोटा एक्सरसाइज है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। संघ शासित क्षेत्र जिनकी अपनी विधायिका नहीं होती उसके लिए विधि का निर्माण कौन करेगा, संसद करेगा। भारत में किस एकमात्र संघ क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, न्यू दिल्ली का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एकमात्र यूनियन टेरेटरी है जिसका अपना क्या है, उच्च न्यायालय है, दिल्ली का। वर्तमान समय में भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा और मंत्री परिषद का गठन का प्रावधान है, तो दिल्ली और पांडिचेरी, और हालांकि अब लद्दाख का भी हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है, उपराज्यपाल। चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है, मुख्य आयुक्त। किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है, लक्षद्वीप के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है। पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को किस अन्य नाम से जाना जाएगा, उपराज्यपाल भी कहा जाता है, या उसे लेफ्टिनेंट जनरल भी कहा जाता है। दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को क्या कहा जाता है, उपराज्यपाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है, उपराज्यपाल। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्री परिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान है, 69वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट आपका दिया गया है जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में विशेष प्रावधान। तो देखो जम्मू कश्मीर का विशेष प्रावधान तो हट गया, ठीक ना, तो लेकिन फिर भी कब कब मिला ये थोड़ा देख लेते। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो क्या बनाएंगे, ये भी छोटा ही है, तो इसी में आप देख लो, ठीक ना।
यहाँ पे जम्मू कश्मीर को मिला था 1969 के अंतर्गत विशेष राज्य का प्रावधान मिला था। नागालैंड, इसमें देखो सिक्किम का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिक्किम 1976 में मिला था, ठीक है, इसको नहीं भूलना। सिक्किम 1976-75 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक पूछा जाता है यही। शुरू से पढ़ लेते हैं फिर भी। जम्मू कश्मीर 1969, नागालैंड 1969 ही है, त्रिपुरा 1972, मणिपुर 1972, मिजोरम 86 से 87, उत्तराखंड 2001, असम 1969, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, सिक्किम का 75-76 और अरुणाचल प्रदेश का 86-87, सीमांध्र का 2014। ये सारे इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ऐसे आएगा कि नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 1969 ऐसे टिक करना है, पर सिक्किम को नहीं बोलना, सबसे अधिक पता नहीं क्यों पर यही पूछा जाता है, ठीक ना। तो ये था इस वीडियो का एंड। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है भारतीय राजनीतिक समूह, दल एवं दबाव। इससे प्रश्न आपके आते नहीं है तो इसको भी हम स्किप करेंगे, ठीक ना, ये पूछे ही नहीं जाते इससे प्रश्न। आगे आपका जो एक्सरसाइज होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।